जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 जुलाई फ्राइडे और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम दो इश्यूज डिस्कस करेंगे 3 आर्टिकल्स में से। तो दोस्तों, एक तो जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा पेगासस का। तो 1 साल हो गया पेगासस की कंट्रोवर्सी को। अगर हम स्नूपिंग गेट की बात करें, एलिगेशन भारत सरकार के ऊपर लगाई गई थी। पेगासस जो कि एक स्पाईवेयर है, इसको इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को टारगेट किया गया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे स्नूपिंग करी गई थी। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। 1 साल हो चुका है तो क्या प्रोग्रेस है अभी तक, और सर्विलेंस रिफॉर्म्स की बात करेंगे पेगासस की कंट्रोवर्सी के चलते। और दूसरा एक आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंडिया श्रीलंका के संबंध का, इंडिया के नेबरहुड। तो ये आर्टिकल जो है IR से, इंडिया नेबरहुड से, GS2 से हम रिलेट कर सकते हैं। तो श्रीलंका में भी हाल ही में एक नए राष्ट्रपति इलेक्ट करे गए हैं, रणिल विक्रमसिंघे जी। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, इंडिया कैसे इस वक्त लेवरेज उठा सकता है, जो श्रीलंका में भी आर्थिक कठिनाइयां चल रही हैं, इंडिया कैसे श्रीलंका को मदद कर सकता है। पहले भी इसको लेके हमने कुछ बातें करी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कॉलमिनिस्ट ने और क्या बातें इसमें लिखी हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ इन केस अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है at the end of the video, you have to post this in this telegram group, editorials with mains answer writing. इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये लिंक को क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा। अब इस टेलीग्राम चैनल में जैसे आप अपना आंसर पोस्ट करते हैं, साथ के साथ इसमें 2 और बड़े अच्छे फीचर्स हैं। एक तो ये है कि जो बेस्ट आंसर रहता है, तो मनमीत मैम आंसर्स रिव्यू करते हैं। जो भी बच्चे आंसर्स लिखते हैं, मनमीत मैम रिव्यू करके मेरे को बताते हैं कि ये बेस्ट आंसर है। तो मनमीत मैम एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हैं, आपने एनवायरनमेंट की वीडियोस में उनको देखा होगा हमारे चैनल पे। तो बेस्ट आंसर जो है वो शाम को 6 बजे पिन किया जाता है अगले दिन। और साथ के साथ मॉडल आंसर भी हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइडेड रहता है। तो मॉडल आंसर भी बहुत बेहतरीन मॉडल आंसर बनाया जाता है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड होता है, काफ़ी उसमें अच्छे डायमेंशंस एडेड होते हैं। तो ये भी शाम को पिन कर दिया जाता है टेलीग्राम के ग्रुप में। चलिए, सो दोस्तों, बेस्ट आंसर, सो वंस अगेन शशांक शेखर, वेरी वेल डन शशांक। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शशांक का आंसर बेस्ट आंसर देखने को मिला है। ऑल्दो शशांक का आंसर, ऑल्दो आई बिलीव शशांक कैन राइट मच बेटर एज वेल। सो शशांक, जैसे इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, इंट्रोडक्शन कैन बी स्लाइटली मोर कॉम्प्रिहेंसिव। 2-3 लाइन्स आप थोड़ा उसको, इस पैराग्राफ को थोड़ा और रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, 2-3 लाइन्स और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एज फार एज द रेस्ट ऑफ द आंसर इज कंसर्न, सो जहाँ पे नीड फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो आपने बोर कमेटी की रिकमेंडेशन, बोर कमेटी की यहाँ पे बात करी है कि बोर कमेटी ने कहा था कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो एग्जिस्टेंट है ही नहीं इंडिया में, है ना। उसके बाद आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें, स्कूल हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा अच्छी तरह से इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं करी जाती हैं। एंड देन दी अदर फैक्टर्स विच यू हैव मेंशन्ड, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेशियो, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जो ड्रॉप आउट रेशियो जो है अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कितना है। एंड देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट कन्वर्जेंस, द कन्वर्जेंस ऑफ the National Health Policy 2017 and the New Education Policy, the National Education Policy 2020. Now, I will suggest all of you कि एक बार आप मॉडल आंसर को पढ़ना, बिकॉज सी कई बार क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन को लेके हर किसी का जो इंटरप्रिटेशन होता है अलग हो सकता है। जो थीम थी इस क्वेश्चन की कि कन्वर्जेंस कैसे हेल्प कर सकती है स्कूल हेल्थ सर्विसेज को और बढ़ाने के लिए, राइट। तो आपने पॉइंट्स अपने अच्छे लिखे हैं, बट डू रीड द मॉडल आंसर, आपको काफी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सो वेरी वेल डन शशांक, डू मेंशन आपने कितने टाइम में ये आंसर लिखा है। नाउ एक तो दोस्तों ये आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनर में आया है, ठीक है, द हिंदू एक्सप्लेन्स में, जो टेक्स्ट कंटेक्स्ट वाला पेज रहता है द हिंदू न्यूज़पेपर में। और दोस्तों एक ये आर्टिकल एडिटोरियल पेज में आया है, इन पेगासस बैटल द फाइट फॉर सर्वेलेंस रिफॉर्म। तो ये दोनों आर्टिकल्स को कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस करते हैं। इशू एक है पेगासस का। तो पेगासस की बात करें, पिछले साल 2021 में जुलाई की बात है, तो ऐसी 17 जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने ये एलिज किया था कि ये कहा था कि भाई भारत सरकार ने एक स्पाईवेयर का इस्तेमाल करा है। तो स्पाईवेयर का इस्तेमाल करा है यानी कि गैर जानकारी से इन यूज़र्स की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हैक करना, उसको स्नूप करना। तो ये एलिगेशन इन जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के अगेंस्ट लगाई थी। अब ये जो मैटर था, ये अब देखिए बहुत लंबे अरसे से ये मैटर चलता रहा। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात करें, जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी लोगों ने बोला कि जो लोग जो थोड़ा सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, उनकी नीतियों के अगेंस्ट बोलते हैं, उनके बिल्स के अगेंस्ट बोलते हैं, तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे उनके ऊपर ऐसे जो स्पाई एजेंसीज हैं, स्पाईवेयर है, इस तरह के स्नूपिंग सर्विलेंस, इस तरह की एक्सेसिव सर्विलेंस करी जा रही है। ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 27 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई
अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्टिस R.V. रविंद्रन। और इनको ये कहा कि भाई आप इस मामले की तहकीकात करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, और जो भी ये जो एलिगेशन लगाई जा रही है भारत सरकार के ऊपर, क्या इनका बुनियाद है, क्या ये बेबुनियाद एलिगेशन है, तो जो भी है आप इसका जो सारा का सारा चिट्ठा है हमारे सामने जल्द से जल्द रखिए। ठीक है जी ना। अगर पेगासस की बात करें, पेगासस वैसे तो अगर ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें एक घोड़ा होता है जिसके पंख होते हैं, मिथिकल विंग्ड डिवाइन हॉर्स होता है, और उसका जो कलर होता है वाइट होता है। ठीक है, लेकिन अब पेगासस की बात करें, पेगासस एक्चुअल में इस कंटेक्स्ट में क्या है, स्पाईवेयर है जो कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है आपकी जानकारी के बिना। तो आपके फोन में कोई फोटोज हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपकी जानकारी के बिना आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपकी पर्सनल डिटेल्स को स्नूप किया जा सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। सो एंड सो आपके फ़ोन के कैमरा और माइक्रोफोन, हम कई बार व्हाट्सएप पे वॉइस क्लिप भेजते हैं, टेलीग्राम पे वॉइस क्लिप भेजते हैं, जो आप कॉल करते हैं तो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, है ना। तो आप ये जो स्पाईवेयर है आपके फ़ोन के कैमरा में और आपके माइक्रोफोन में भी इंस्टॉल किया जा सकता है आपकी जानकारी के बिना। ठीक है, अब अगर हम अर्लीस्ट एवेटार्स ऑफ पेगासस की बात करें तो फिशिंग अटैक्स, है ना। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना नहीं, फिशिंग अटैक्स मींस कि आपके फोन में कोई मैसेज आया, है ना, आपको SMS आया, व्हाट्सएप आया, है ना, आपको कोई ऐसे कोई मैसेज आया, आपने उसको क्लिक करा और एकदम से कोई और साइट पे आप रीडायरेक्ट हो गए, है ना। आज के टाइम पे ऐसे वैसे मैसेजेस बहुत आते रहते हैं कि जी इस लिंक को आप क्लिक करिए, कोई अमेजोन की तरफ से होता है कि भी आपको कोई प्राइस दिया जाएगा, है ना, कोई आपको क्विज दिया जाता है 4-5 क्वेश्चंस का, इसका सही आंसर बताइए तो आपको इस तरह के बहुत अजीबोगरीब मैसेज आते रहते हैं। तो उनको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन ऐसे मैसेजेस को क्लिक करेंगे तो आप किसी और वेबसाइट पर, किसी और के सर्वर पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब आपके देखिए, अब पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये घोटाला चला था, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड डिटेल्स हो, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, तो लोग चूना लगा जाते हैं, आपके बैंक में से, आपके अकाउंट में से पैसे खाली हो सकते हैं, तो ये फिशिंग अटैक्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जीरो क्लिक अटैक्स आते हैं अब इसके चलते, जहां पे फोन्स को इन्फेक्ट करा गया था बाय दिस मैलिशियस सॉफ्टवेयर विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम द टारगेटेड इंडिविजुअल। ठीक है, तो 2019 में भी, चलो 2021 में तो ये बात सामने है, लेकिन 2019 में व्हाट्सएप ने रिलीज करी एक स्टेटमेंट सेइंग दैट पेगासस कुड आल्सो एंटर फोन्स वाया कॉल्स। अब आपको किसी भी नंबर से कॉल आ सकता है, कोई स्पैम कॉल हो सकता है, कोई अननोन नंबर से कॉल आ सकता है। ठीक है, अब रैंडम कॉल किसी ने आपको किया हो, अब वो रैंडम कॉल है, ठीक है, अब वो कॉल दूसरी तरफ से बंदा वो फोन काट भी दे, ठीक है, आपके साथ बात ना भी करे, लेकिन उसके बावजूद उस कॉल से ही आपके फोन के अंदर इस तरह का जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया जा सकता है, जो मैलिशियस स्पाईवेयर है वो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। अगेन आपकी जानकारी के बिना ये सब बातें हो रही हैं। ठीक है, अब यहां पे जीरो डे अटैक की बात करते हैं। देखिए, जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, लैपटॉप है, फोन है, स्मार्टफोन जो भी है, अगर उनको भी नहीं पता कि उनके डिवाइस में कोई ऐसी वीकनेस है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे आपको मैं चार्ट पे समझाता हूं जीरो डे अटैक्स के बारे। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी फ्लॉ है जो कि एग्जिस्ट करता है आपके डिवाइस के अंदर, लेकिन ये डेवलपर्स को नहीं पता था। ये डेवलपर्स अब इस सिक्योरिटी फ्लॉ को, इस सिक्योरिटी लैब्स को मैनिपुलेट कौन करेगा, जो कि इस तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं। जो हैकर है वो इस कमजोरी को, इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, और डेलिबरेटली कोई ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको हम मैलवेयर कहते हैं इंजेक्ट कर देता है। अब साइबर अटैक इंश्योर्स फ्रॉम द मैलवेयर पोटेंशियली रिजल्टिंग इन द डेटा लॉस। अब जब डेवलपर जो है, जब तक डेवलपर को इसके बारे में पता लगता है कि भाई ऐसे कोई इसमें कोई कमी थी, कोई फ्लॉ था, कोई सिक्योरिटी फ्लॉ था, तब तक बहुत लेट हो जाता है, बिकॉज उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं जीरो डे अटैक। ठीक है, सो पेगासस कैन ऑल्सो बी डिलीवर्ड थ्रू अ नियर बाय वायरलेस ट्रांसमीटर, और इसको मैन्युअली भी इंसर्ट किया जा सकता है अगर जो टारगेट फोन है फिजिकली अवेलेबल है ना। चलिए, तो दोस्तों अब हाउ वाज पेगासस यूज्ड इन इंडिया। देखिए, अब ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ठीक है, रेवल्यूशंस रिपोर्ट्स ये भी बताती कि जो स्पाईवेयर था काफ़ी जर्नलिस्ट के ऊपर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर, इवन कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, अगर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो उनके फ़ोन्स में ये जो स्पाईवेयर था इंस्टॉल करा गया था, और उनके ऊपर काफ़ी सर्विलेंस हुआ है, यानी कि उनकी जो पर्सनल डिटेल्स उनको हैक करा गया है। अब ये रिपोर्ट जो थी, दिस वाज बेस्ड ऑन अ डेटाबेस ऑफ अबाउट 50,000 फोन नंबर्स विच वाज एक्सेस्ड बाय दिस पेरिस बेस्ड NGO कॉल्ड फॉरबिडन स्टोरीज एंड अगेन एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे ये भी रेवलेशन बताती हैं कि ये जो आमतौर पे जो ये सॉफ्टवेयर है, ये जब पेगासस की बात करें, पेगासस का कौन बनाता है, NSO, एक इजरायली बेस्ड कंपनी है, वो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। ठीक है, अब ये एक साइबर वेपन है,
और ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, इसके क्लाइंट्स कौन है? इसके क्लाइंट्स कोई आमतौर पे आपके मेरे जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है ना, कोई दुकान में जाके हमको स्पाईवेयर नहीं मिलता है। अब ये जो एनएसओ के द्वारा जो स्पाईवेयर बनाया जा रहा है पेगासस, इसके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो कौन है? सरकारें, गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये जो है यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि ये जो स्पाईवेयर है सिर्फ सरकारों को ही मिल सकता है, इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऐसे लोगों को नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार ने ना तो डिनाई किया ना तो कंफर्म करा इन एलिगेशंस को। तो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसे मास सर्विलेंस हो रहा है लोगों के अगेंस्ट, लोगों की जानकारी के बिना। हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक ईथोस को हर्ट करने वाली बात है, फ्री स्पीच को हर्ट करने वाली बात है। अगर हमारी, देखिए अब आपके मतभेद हो सकते हैं, आपको सरकार की कोई पॉलिसी पसंद हो ना पसंद हो, आपके अपने व्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम अपने डिसएग्रीमेंट्स दिखा सकते हैं, हमको ऐसे वायलेंस के तरीके से आपको अपने डिसएग्रीमेंट्स नहीं दिखाने होते हैं। बट बहरहाल ये अब सरकार की तरफ से भी ऐसे मास सर्विलेंस प्रोग्राम करना, क्या ये बात उचित थी सरकार की तरफ से? अब ये एलिगेशंस है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंटर को कि भाई आप बताइए, आपके अगेंस्ट उंगली उठ रही है तो क्या इसमें कुछ वजन है इस बात में, क्या ये सच है कि नहीं है? और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आपको एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करनी है अगेंस्ट द यूज ऑफ दिस पेगासस। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि भाई नहीं, हम ये एफिडेविट फाइल नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए नेशनल सिक्योरिटी की जहां पे बात आती है उस मामले को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट बाद में, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी पहले है। तो हम आपको वो नहीं बता सकते हैं कि अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, अगर हमारी स्पाई एजेंसीज हैं, हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, अगर RNAW ने, IB ने, ठीक है, या अगर और किसी एजेंसी ने इस तरह की स्नूपिंग करी है, सर्विलेंस करा भी है, तो हम उचित नहीं समझते कि आपको ये पब्लिक डोमेन में बात बताएं। उसके बाद रविंद्रन कमेटी की बात करें तो रविंद्रन कमेटी यानी कि जो सेट करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इस मामले के ऊपर तहकीकात करिए और बताइए कि भाई इस बात में कितना वजन है, क्या ये एलिगेशन जो केंद्र सरकार के ऊपर लगाई गई हैं इसमें कोई बुनियाद है कि नहीं है। अब इसका मैंडेट था टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड डिटर्मिन अमंग अदर थिंग्स कि जो पेगासस जो है इसको सच में मिसयूज करा गया है कि नहीं करा गया है, ठीक है। और साथ के साथ डिटेल्स इसमें यह भी सॉर्ट करी गई थी कि जो सरकार ने कोई एक्शन लिया, जो रिपोर्ट 2019 में व्हाट्सएप ने जो स्टेटमेंट रिलीज करा था कि पेगासस का जो मिसयूज है 2019 में भी हुआ था, तो क्या इसको लेके कुछ बात हकीकत है कि नहीं है। नाउ अपेरेंटली मोदी जी 2018 में इजराइल गए थे, तो एलिगेशन ये है कि चलो ये तो रियलिटी कि 2018 में मोदी जी इजराइल गए थे, राइट। सो बहुत हिस्टोरिक विजिट था, है ना, पहली बार प्रधानमंत्री कोई भारत के इजराइल गए थे, और साथ के साथ इजराइल जाने के साथ वो पैलेस्तीन भी गए थे। अब ये माना जाता है कि जो पेगासस एक NSO नामक कंपनी है, इजरायली कंपनी है, जो कि पेगासस स्पाईवेयर ये जो सॉफ्टवेयर है बनाती है, और ये सिर्फ सरकारों को ही सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि तब कोई ऐसी डीलिंग हुई थी मोदी जी के बीच में और ये जो NSO कंपनी है इसके बीच में, एलिगेशन है, ठीक है। और ऐसा भी देखिए इस आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि ऐसा भी माना जाता है कि इस डील के बाद भारत सरकार का जो रवैया था पैलेस्टीन के टुवर्ड्स वो भी बदल जाता है। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये एलिगेशंस हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है ये हमको नहीं पता। नाउ अब हमारे लॉस क्या कहते हैं जहां पे सर्विलेंस की बात आती है। देखिए सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अब देखिए 140 साल पुराना कानून है ये, तो पहली बात तो ये कि इतना पुराना कानून अभी भी एग्जिस्ट क्यों करता है। बहरहाल सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 ये कहता है कि सरकार इंटरसेप्ट कर सकते हैं मैसेजेस को, अगर तो बात आती है सॉवरेनिटी की, इंटेग्रिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की, जहां पे बात आती है तो सरकार इस तरह का सर्विलेंस कर सकती है, ठीक है। ऑपरेशनली इसको सैंक्शन मिलता है फ्रॉम द रूल 419A ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951, ठीक है। अभी जो रूल 419A था इसको ऐड करा गया था टेलीग्राफ रूल्स में आफ्टर द वर्डिक्ट व्हिच वाज अनाउंस्ड इन द PUCL यानी कि पीपल यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस को आपने हैक करना है, रिकॉर्ड करना है, इंटरसेप्ट करना है, टैप करना है, तो डेफिनेटली देखिए अब लोगों की प्राइवेसी को तो वायलेट होगी अगर आप किसी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आप टैप कर रहे हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं अगर तो एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स आपको अलाउ करते हैं करने के लिए। तो अंडर रूल 419A सर्वेलेंस करने के लिए आपको सैंक्शन चाहिए होम सेक्रेटरी का एट द सेंट्रल लेवल और होम सेक्रेटरी का एट द स्टेट लेवल। नाउ अब बात यहां पे KS पुत्तुस्वामी की करते हैं, है ना। KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में राइट टू प्राइवेसी, है ना, ये जो वेल एस्टैब्लिश जजमेंट आई थी राइट टू प्राइवेसी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये कहा था कि देयर इज अ नीड फॉर ओवरसाइट ऑफ सर्विलेंस स्टेटिंग दैट इट शुड बी लीगली वैलिड
एंड इट शुड सर्व अ लेजिटिमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां भी दोस्तों प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट की बात आ जाती है, ठीक है, पुत्तुस्वामी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें कि यदि देखिए लिबर्टी है, प्रिवेसी है ना, ऑफ कोर्स कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, आपकी प्रिवेसी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ जाती है, ठीक है, आपकी फ्रीडम भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ जाती है, लेकिन क्या ऐसा कोई कानून है जो कि भारत सरकार को अलाउ करता है कि आप अपने सिटीजन्स की प्रिवेसी को, लिबर्टी को वायलेट करें? तो पहली बात तो ऐसे एक्शन यानी कि सरकार का ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसे होने से पहले कोई कानून होना चाहिए जो कि आपको सैंक्शन करेगा कि आप, अब चलो सर्वेलेंस की बात आ रही है, बट यहां पे जो लार्जर एम्बिट में बात आती है कि अगर आप किसी की प्रिवेसी को वायलेट करना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी दैट एक्शन मस्ट बी सैंक्शन बाय द लॉ। दूसरी बात कि भाई क्या एक लोकतांत्रिक समाज में क्या इस तरह का एक्शन लेना, किसी की प्रिवेसी या किसी की ऐसे अपनी लिबर्टी को वायलेट करना, क्या वो नेसेसरी है? क्या उससे कोई हमारा कोई लेजिटिमेट एम ऑब्टेन होने वाला सरकार का? तीसरी बात, इस तरह की जो दखलंदाजी है, इंटरफेरेंस है, उसको प्रोपोर्शनेट होना पड़ेगा टू द नीड फॉर सच इंटरफेरेंस। और चौथी बात यहां पे ये आती है कि देयर मस्ट बी सम प्रोसीजरल गारंटीज कि भाई ये जो प्रोविजन है जिसके कारण आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं इसका मिसयूज ना हो सके। यानी कि अगर सरकार के द्वारा सर्वेलेंस किया जा रहा है या किसी व्यक्ति की प्राइवेसी या लिबर्टी को वायलेट किया जा रहा है तो ऐसे प्रोसीजरल गारंटीज भी होने चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो, ऐसे कानून का मिसयूज ना किया जाए। अब सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की अगर हम बात करें तो देखिए जो दूसरी लेजिस्लेशन है जो कि सर्वेलेंस को अलाउ करती है वो सेक्शन 69 है ऑफ दिस आईटी एक्ट 2000, ठीक है। तो ये अलाउ करती है सरकार को इंटरसेप्शन या मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन अगर बात तब आती है अगर वो नेशनल सिक्योरिटी के हित में है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की जहां पे बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, डिफेंस ऑफ इंडिया की बात आती है, तो वहां पे अलाउड है। देखिए ऐसा नहीं है कि सर्वेलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली सर्वेलेंस जरूरी भी है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा अगर मेन एम अगर हम डिफेंस ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, हम देखिए वैसे भी हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, हमको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये कहना कि सर्वेलेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बात गलत है, सर्वेलेंस बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगेन उसके लिए ऐसे सैंक्शन ऑफ लॉ भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को, सरकार को थोड़ा जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है बाय द पुत्तुस्वामी जजमेंट, उस पर गौर करने की जरूरत है। अब इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का क्या व्यू है इसके ऊपर? अब ये रूल कहते हैं ना, जो रूल्स हैं अगर हम आईटी एक्ट की भी बात करें तो अगर हम यहाँ पे सेक्शन 66 की बात करें, सेक्शन 69 की अभी हम बात करी थी, तो सेक्शन 66 जो है वो कहता है कि जो पेगासस है वो इलीगल है। क्यों? अगर आपके फोन में कोई ऐसा आपको लिंक आता है या अगर आप कुछ आप अपने आप लैपटॉप पे बैठे हैं, कुछ ब्राउज कर रहे हैं और एकदम से आपको किसी और वेबसाइट के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाता है और आपके जानकारी के बिना आपका जो पर्सनल डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो डाउनलोड हो जाती है किसी और के एंड पे या कोई हैक कर लेता है तो ये बात इलीगल है। अब वो कोई हैक दूसरा करने वाला कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो या सरकार हो, वो है गैर कानूनी, ठीक है। तो पेगासस इज इलीगल एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस अंडर द सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट। और सेक्शन 43 जो है ये भी पनिशमेंट, तो सेक्शन 66 प्रिस्क्राइब करता है ऐसी पनिशमेंट टू एनीवन जो कि ऐसे अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करता है किसी के डेटा को और उसके डेटा को डाउनलोड करता है, कॉपी करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। और उसी तरह से यहाँ पे सेक्शन 43 की बात आती है जो कि पनिशमेंट सब्सक्राइब करता है टू एनीवन हु इंट्रोड्यूस्ड या कॉजेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट या वायरस किसी के डिवाइस में। नाउ बाकी देशों ने कैसे रिस्पॉन्ड करा है पेगासस एलिगेशन को? तो इजराइल, जहां पे देखिए इजराइल की जो कंपनी है NSO जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, इजराइल ने तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम सेटअप करी है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फ्रांस में भी इन्वेस्टिगेशन चली थी आफ्टर द रेवलेशन, ठीक है, सितंबर 2021 की बात है। उसकी जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है फ्रांस की, उसने कंफर्म करा कि जो स्पाईवेयर है उसको यूज किया गया था, उसको मिसयूज किया गया था और काफी ऐसे फ्रांस के सिटीजन्स को टारगेट किया गया था। नाउ अब सर्वेलेंस फॉर हायर की बात करें। देखिए दोस्तों, इंडियन सर्वेलेंस फॉर हायर इंडस्ट्री ये काफी ग्रो कर रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई के रूलर की बात करें, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, उन्होंने अपनी बेगम प्रिंसेस हया के अगेंस्ट भी ये जो स्पाईवेयर है, जो पेगासस है, वो यूज करा था उनके फोन्स को हैक करने के लिए। केवल उनके फोन्स नहीं, लेकिन उनके जो डिवोर्स लॉयर्स थे उनके फोन्स को भी हैक करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया था, ठीक है। अब आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस
जो कि आज के टाइम पे सर्विलेंस फर्म्स को हायर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बेल्ट्रॉक्स की बात करें, बेल्ट्रॉक्स एक डिजिटल सिक्योरिटी फर्म है, तो लोग इनकी सर्विसेज लेते हैं, हायर करते हैं, है ना। चलो डिटेक्टिव्स को हायर करना तो सुना था, लेकिन ऐसी इस तरह की सिक्योरिटी फर्म्स को हायर करना भी आजकल लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है केस में, है ना, तो जो लिटिगेंट्स हैं, तो लिटिगेंट्स भी इनकी सर्विसेज को यूज करते हैं कि कैसे अपने ओपोनेंट को वीक कर सकते हैं, कैसे अपना मुकदमा स्ट्रांग बना सकते हैं, है ना। तो ओपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करना, तो ये सब चीजें आज के टाइम पे काफी ज्यादा चल रही हैं। तो सर्विलेंस फॉर हायर, अगेन यहाँ पे बात थोड़ा इंडिविजुअल बेसिस पे और कॉर्पोरेट बेसिस पे आ जाता है। कंपनीज एक दूसरे के साथ अपना हिसाब किताब करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, या अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, अगर आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और आपने अपने ओपोनेंट का केस थोड़ा वीक बनाना है, अपना मुकदमा थोड़ा और, अपना केस थोड़ा अपने फेवर में लेना है, अपना केस थोड़ा और स्ट्रांग बनाना है, तो आप इस तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की फर्म्स को आप हायर कर सकते हैं। नाउ तो जरूरी है लॉस को ओवरहॉल करना, ठीक है। ओवरहॉल ऑफ सर्विलेंस लॉस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इस तरह की इनडिस्क्रिमिनेट मॉनिटरिंग ऑफ पीपल जो है, इनडिस्क्रिमिनेट जो सर्विलेंस एक्टिविटीज है, उस पर थोड़ा रोक लगाया जा सके, ठीक है। तो पहली बात तो दोस्तों दोनों ही जो कानून है, अगर हम आईटी एक्ट 2000 की बात करें या इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की बात करें, पुराने हो चुके हैं। हालांकि सरकार को एम्पावर करते हैं कि वो सर्विलेंस कर सके, ठीक है, लेकिन ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है। अब ये आज के टाइम के, चलो आईटी एक्ट 2000 इसको भी 22 साल हो चुके हैं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की बात करें उसको तो 140 साल हो चुके हैं, लेकिन आज के जमाने का जो मॉडर्न डे सर्विलेंस इंडस्ट्री है वो बदल रही है। तो ये जो एक्ट्स हैं इसमें भी बदलाव आने बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ डेटा प्रोटेक्शन रिजीम की बात करें तो अभी तक हमारे पास एक एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन रिजीम नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेके चलो बातें चल रही हैं, ठीक है। अब एक प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन वो भी इस तरह के जो कंसर्न्स हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल सर्विलेंस है, ठीक है, या जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विलेंस है, उसको एड्रेस अच्छी तरह से नहीं कर रहा। डिस्पाइट के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में काफी ऐसे प्रपोजल रखे गए थे। देखिए डेटा इज गोल्ड, है ना, डेटा इज द न्यू गोल्ड जैसे हम कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनलेस अगर वो व्यक्ति सच में देश के लिए खतरा ना हो। अगर आपकी देखिए आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, बेशक आप लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, व्हाटएवर योर आइडियोलॉजी माइट बी, व्हाटएवर पॉलिटिकल पार्टी यू माइट फेवर, जस्ट बिकॉज आप रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट सोचते हैं या बोलते हैं, डजंट मीन कि दैट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड के भी आपके ऊपर सर्विलेंस करी जाए, ठीक है। तो इस करके डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना बहुत जरूरी है। अभी तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन रिजीम नहीं आया, लेकिन इनफैक्ट जो प्रपोज्ड कानून है, जो डेटा प्रोटेक्शन कानून की बात करें, उसमें ज्यादा एग्जेम्पशंस दी गई हैं सरकार को, और साथ में जो खुफिया एजेंसीज हैं, ठीक है, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। नाउ अब ये जो प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, दिस माइट बी यूज्ड टू एग्जेम्प्ट द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बिकॉज व्हाई, अगेन अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है डेटा प्रोटेक्शन रिजीम से। तो यहां पे गैप्स शो होते हैं। अब इन गैप्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर इन गैप्स को हम एड्रेस नहीं करेंगे सर्विलेंस फ्रेमवर्क में, तो हम काहे की डेमोक्रेसी हुई, ठीक है। फिर तो राइट टू प्राइवेसी भी बिल्कुल ऑब्सोलीट हुआ, है ना। तो डेमोक्रेसी किस बात की, डेमोक्रेटिक ईथोस किस बात की, तो ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं, तो वो किस बात की डेमोक्रेसी हुई अगर हम इस पर्टिकुलर गैप को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। ना सुप्रीम कोर्ट के व्यूज की बात करें उन पे केसेस, तो देखिए अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की बात करें, उन्होंने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी इकलौता एक पर्दा नहीं हो सकता जिसके पीछे आप छिप सके, ठीक है। कि सरकार हर बार बोले कि जी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, हम नहीं बता सकते हैं, नहीं रिवील कर सकते हैं, तो हर वक्त आप नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लेके नहीं छिप सकते, नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। और सेंटर कैन नॉट गेट अ फ्री पास एवरी टाइम बाय रेजिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये व्यूज है सुप्रीम कोर्ट के उन पे केसेस। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेगासस से ओरिएंटेड, अगर ऐसे कोई थीम रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है, तो आप इन व्यूज को भी वहां पे कोट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो व्यूज हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के हैं। तो आज का लास्ट आर्टिकल जो रहेगा, एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंकाज इंडिया लाइफलाइन। तो पहले भी हमने बहुत बात करी है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके। तो अभी क्या हुआ है, रणिल विक्रमसिंघे जो है वो राष्ट्रपति इलेक्ट करे गए हैं श्रीलंका के जुलाई 20, 2022 को। तो श्रीलंका में जैसे आपने देखा पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा केओस मचा हुआ है, काफ़ी हड़दम मचा हुआ है ना। गोताबाया राजपक्सा जी वो तो भाग चुके हैं, गो गोता गो के नारे लग रहे थे बहुत समय से। अगर हम आर्थिक कठिनाइयों की बात करें, श्रीलंका बहुत ही मुश्किल दौर से निकल रहा है अभी। अब ये मौका है इंडिया के पास कि हम कैसे लीड ले सकते हैं फॉरेन एड में। देखिए अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मोदी जी ने डिज़ाइन करी थी 2014 में, ठीक है। तो ये मौका है हमारे पास कि कैसे हम, अभी श्रीलंका को ज़रूरत है हमारी, तो श्रीलंका को हम मदद कर सकते हैं, और श्रीलंका की मदद हम कर भी रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका में भी स्टैगफ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। स्टैगफ्लेशन यानी कि यहाँ पे एक फिगर भी बना हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा, डाउन है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अब 57% से ज्यादा इन्फ्लेशन श्रीलंका में है,
और बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ दिन में एक वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, है ना। तो अब देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। मोर देन 70% ऑफ द श्रीलंकन्स दे आर नाउ कैटेगराइज्ड एज द न्यू पुअर। नाउ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया की बात करें तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे श्रीलंका के जो डेस्परेट कॉल्स थे कि भी हमारी मदद करी जाए, ठीक है। अब श्रीलंका का अगर हम ट्विन डेफिसिट की बात करें, फिस्कल जो अगर हम उसके करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हाई फिस्कल डेफिसिट, तो ट्विन डेफिसिट जो सिंड्रोम होता है, तो श्रीलंका में वो चीज़ अभी देखने को मिल रही है। श्रीलंका ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है, बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं, बहुत एजेंसी से, IMF से बहुत पैसा लिया हुआ है, लेकिन अभी श्रीलंका के अंदर वो अभी क्षमता नहीं है कि वो पैसे वापस लौटा सके, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है वहाँ पे, खाना खाने को नहीं है, ठीक है। और साथ के साथ देखिए दोस्तों, अब साउथ इंडिया के जो द्रविडन पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर था भारत सरकार के ऊपर कि श्रीलंका की मदद करी जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमने श्रीलंका की मदद करी। भाई हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम ऐसा देखें कि हम राजापक्सास को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, बिकॉज ये सारा का सारा जो किया कराया है ये राजापक्सास की पॉलिसीज के कारण है जो आज श्रीलंकन्स देख रहे हैं, और अब गोताबाया राजापक्सा भाग चुके हैं अपनी जान के लिए। तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम प्रो राजापक्सास देखें। तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर था कि अगर हम श्रीलंका की मदद कर रहे हैं तो ये मदद जो है श्रीलंका के लोगों के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। तो अगर हम पहले 6 महीनों की बात करें 2022 की, तो इंडिया ने लगभग $4 बिलियन की सहायता श्रीलंका को करी है थ्रू लोन्स। नाउ व्हाई कुड सपोर्टिंग श्रीलंका बी इन इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट? हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, हो सकता है कि आपको एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर इस पर्टिकुलर थीम से लेकर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट आपको इसका बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपके सामने बहुत जरूरी बनते हैं कि क्यों हमारे लिए बेस्ट इंटरेस्ट में रहेगा। पहली बात तो हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के गोल के साथ ये अलाइन करता है। देखिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि अकेले इंडिया को महान नहीं बनाना साउथ एशिया में, अकेले इंडिया को 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी नहीं बनाना, हमने साउथ एशियन ग्रोथ की बात करनी है ना। गरीबी है, क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो हमने साउथ एशियन रीजन ने कलेक्टिवली इन सब मुद्दों से लड़ना है, ठीक है। अगर श्रीलंका स्टेबल है, पाकिस्तान स्टेबल है, अफगानिस्तान स्टेबल है, बांग्लादेश स्टेबल है, म्यांमार स्टेबल है, नेपाल स्टेबल है, तो वो इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा है और साउथ एशियन रीजनल प्रोस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और अनस्टेबल श्रीलंकन इकोनॉमी के चलते दैट कैन ऑल्सो पोज security risk to India because that can lead to what? That can lead to a flood of refugees across the Park Strait, ठीक है। तो तमिलनाडु में फिर बहुत सेक्टेरियन वायलेंस या बहुत एथनिक वायलेंस भी देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा 1971 में भी जो हुआ था आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, तो बहुत सारा रिफ्यूजी एक्सोडस हमने देखा था। सो वी वुडंट वांट सच अ सिचुएशन हैपनिंग अगेन इन इंडिया। नाउ सो अगर हम बात करें चाइनीज एड की, देखिए अब चाइना के साथ दोस्ती, चाइना के साथ याराना हर एक देश को बहुत महंगा पड़ता है। श्रीलंका वाज अ पार्ट ऑफ द एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। अब चाइना के ऊपर ये प्रेशर था कि चलो श्रीलंका को बेल आउट किया जाए, बिकॉज देखिए श्रीलंका ने बहुत सारे पैसे चाइना से ही बोरो करे थे। अब ये किया करा जो सारा हम देख रहे हैं, चलो राजापक्सास की इकोनॉमिक पॉलिसीज तो है ही है, लेकिन चाइना की जो दरियादिली थी, है ना, चाइना ने जो इतना सारा जो पैसे श्रीलंका को बांटे के लो सड़कें बनाते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं। अब आप नतीजा देख लीजिए सामने आपके क्या है। इनफैक्ट अगर हम हम्बनतोता पोर्ट की बात करें तो श्रीलंका ने 2017 में 99 ईयर्स के लिए वो जो पोर्ट था लीज किया था चाइना को। तो चाइना ने कहा कि 99 ईयर्स नहीं, कि आपने इतना सारा पैसा हमको देना है कि इसको 198 ईयर्स के लिए हम लीज पे रखेंगे, ठीक है। नाउ इन रीसेंट ईयर्स चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर पार्टनर फॉर श्रीलंका। अब ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि कैसे इंडिया, देखिए हमारे तो सिविलाइजेशनल संबंध है श्रीलंका के साथ, है ना। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, रामायण की बात करें, अशोका की बात करें, तो हमारे तो सिविलाइजेशनल संबंध है, ठीक है, बहुत पुराने संबंध है। तो यहां पे हम लेवरेज ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए चाइना ने जो मदद करी श्रीलंका की, वो तो देखिए चाइना ने अपने फायदे के लिए करी थी, लेकिन हम तो यहाँ पे अपना जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम एक कंसोर्टियम को लीड कर रहे हैं काफी सारे देशों के साथ कि श्रीलंका को कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है। यूएस के साथ, जापान के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हम बातचीत कर रहे हैं श्रीलंका को मदद पहुंचाने के लिए। हम IMF के साथ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं और श्रीलंका को आने वाले समय में कम से कम $20 बिलियन to $25 बिलियन की जरूरत रहेगी ताकि वो जो एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स ऑफ फूड है, मेडिसिन है, फ्यूल है, उसको पूरा कर सके। अब इंडिया अकेला तो नहीं दे सकता इतने सारे पैसे, तो इंडिया को जरूरत है, तो बहुत जरूरी है कि इंडिया ऐसे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अलाइन करके श्रीलंका को मदद पहुंचाए। नाउ व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, 8-9 बातें हैं वे फॉरवर्ड में। पहली बात तो देखिए दोस्तों, वहां पे जरूरत है एक PV नरसिम्हा राव की, है ना। तो यहाँ पे रणल विक्रमसिंघे को PV नरसिम्हा राव बनना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 1991 में हमने अपनी इकॉनमी, अब देखिए ऐसे, अब चाहे नेपाल है चाहे श्रीलंका है, तो आर्थिक कठिनाइयां दोनों देशों में बहुत आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी आई थी। उसके चलते IMF ने हमको भी बहुत कुछ कहा था, तो उसके चलते हमने अपनी इकॉनमी को ओपन अप किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हमने एरा शुरू करा 1991 में, है ना। हमने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 90s में देखा था। तो जरूरी है कि श्रीलंका को भी PV नरसिम्हा राव जैसा कोई कैंडिडेट हो जो कि लीड कर सके
देखिए श्रीलंका की इकॉनमी को खोलने की जरूरत है, ठीक है, मार्केट अब प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, इकॉनमी मोर ओपन होगी तो दैट विल अलाउ द मार्केट फोर्सेस टू डिटरमिन द रिसोर्स एलोकेशन। साथ के साथ टैक्सेस की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स तो आगे चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अभी बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के पास अभी खाना नहीं है खाने के लिए। सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर तो श्रीलंका को फोकस करना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ श्रीलंका को बहुत एफिशिएंटली नेगोशिएट करने पड़ेगा आईएमएफ के साथ, और साथ के साथ टैक्सेस को भी रेस करना पड़ेगा, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको और बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं विद इन दी इकॉनमी श्रीलंका को करने पड़ेंगे। और साथ के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर ईज ऑफ डूइंग, अगर हम बिजनेस की बात करें, अट्रैक्टिंग मोर फॉरेन कैपिटल की बात करें, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, कटिंग रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस की हम बात करें, और अगर हम बात करें प्राइवेटाइजिंग लॉस मेकिंग, तो अगर हम यहाँ पे एयर इंडिया की बात करते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे भी जो श्रीलंकन एयरलाइंस है वो भी अभी लॉस मेकिंग है, रेड में है, ठीक है। और साथ के साथ श्रीलंका की नई सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रूल ऑफ द लॉ है उसकी रिस्पेक्ट हो, रूल ऑफ द लॉ कैन बी रिस्टोर्ड, बिकॉज राजपक्सास ने बहुत सारी जो पावर थी अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करी थी, पूरी राजपक्सा फैमिली ने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन पॉलिसीज की जरूरत है। और साथ के साथ दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रीलंका को अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी रीसेट करने की जरूरत है, ताकि एक न्यूट्रल डायरेक्शन में श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी हो सके, बिकॉज राजपक्सास के चलते श्रीलंका की जो फॉरेन पॉलिसी थी कुछ ज्यादा ही प्रो चाइना थी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड में समझने को हमको जरूरी है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द राइट टू सर्वेलेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द राइट टू प्रिवेसी ऑफ द सिटीजंस, एल्स द लैटर यानी कि द राइट टू प्रिवेसी ऑफ द सिटीजंस स्टैंड्स टू बी ऑब्सोलीट यानी कि रिडंडेंट। तो इसको कमेंट करना अपने 250 शब्दों में, तो आंसर लिखिए, कल जो बेस्ट आंसर होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों जाने से पहले कुछ जो एडवर्टाइजमेंट्स रहती हैं हमारी, सो दोस्तों अगर हम जनरल स्टडीज़ कोर्स की बात करें, आप जैसे जानते होंगे ऑफलाइन बैचेस हमारे शुरू होने वाले हैं, तो मंडे से हम अपना फर्स्ट ऑफलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं स्लीपी क्लासेस में। तो अगर आप रहते हैं चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में, पंजाब में, या कहीं बाहर भी रहते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं स्लीपी क्लासेस के साथ, तो प्लीज़ आइए यहाँ पे विजिट करिए हमारे ऑफिस में और ऑफलाइन बैच में जुड़ जाइए। यदि दोस्तों आप कहीं और रहते हैं, अगर आपको लगता है कि चलो चंडीगढ़ आप नहीं आ सकते हैं, मोहाली आप नहीं आ सकते हैं, आपको थोड़ा दूर लगता है, तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। तो प्राइसेस क्या है हमारे कोर्सेज की आपके सामने अवेलेबल है, जो फीचर्स हैं हमारे कोर्सेज के वो भी अवेलेबल हैं। और दोस्तों साथ में करंट अफेयर्स कोर्स की बात करें या हम जीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज़ की बात करें, खास करके अगर आप इस साल मेंस लिख रहे हैं और आपको स्पेशल मेंटरशिप चाहिए बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स जो अभी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इन तमाम कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम कल, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।